संतुष्ट हुआ। बरमकी ने उसे हर प्रकार से बुद्धिमान और कुशल पाया। उसने कबक को बेशकीमती कपड़े पहनने के लिए दिए और उसे अपने भवन का प्रबंधक बना लिया। कबक वहीं रहने लगा, लेकिन बुरी किस्म ने यहाँ भी उसका साथ नहीं छोड़ा और बरमकी की मौत हो गई। बरमकी के मरने के बाद खलीफा ने उसकी पूरी दौलत पर कब्जा कर लिया और कबक बची हुई संपत्ति को लेकर वहां से विदेश के लिए रवाना हो गया। उसने सोचा था कि वह इस धन से व्यापार करेगा और खूब धन कमाएगा, लेकिन रास्ते में ही उसे लुटेरों ने लूट लिया और कबक को गुलाम बना लिया। लुटेरों ने कबक को एक जंगली आदमी के हाथों बेच दिया। वह जंगली आदमी कबक को बहुत मारता पीटता था। उसने कबक को घर में ही मेहनत के कामों में लगा दिया। जब भी वह जंगली आदमी कुछ लूटने के लिए जाता था तो वह अपने घर की हिफाजत के लिए कबक को छोड़ जाता था। कबक घर के साथ ही उसकी खूबसूरत पत्नी की भी हिफाजत करता था। जंगली आदमी के जाने के बाद उसकी पत्नी मेरे भाई कबक से मीठी मीठी बातें करती थी। कबक को पता चल गया था कि जंगली आदमी की पत्नी उससे प्रेम करने लगी है, लेकिन अपने जंगली मालिक के डर के कारण वह उससे कुछ बोल नहीं पाता था। एक दिन जंगली आदमी की पत्नी ने कबक के साथ छेड़खानी कर दी। जंगली आदमी को लगा कि यह कबक की हरकत है। तब उसने गुस्से में आकर कबक को ऊंट से बांध दिया और उसे पहाड़ के ऊपर मरने के लिए छोड़ आया। 2 दिन बाद पहाड़ से कुछ लोग बगदाद की ओर आते हुए दिखे, जिन्होंने कबक को देखा और उसकी हालत के बारे में मुझे बताया। तब मैं वहां जाकर अपने भाई को अपने साथ लेकर आ गया। नाई ने कहा, मेरे भाइयों की कहानी सुनकर खलीफा को बहुत हंसी आई। खलीफा ने मुझे बहुत सा इनाम देकर बगदाद से निकल जाने को कहा। मैं बगदाद छोड़कर चला गया, लेकिन एक दिन मैंने खलीफा की मौत की खबर सुनी। इसके बाद मैं वापस बगदाद आ गया, लेकिन तब तक मेरे सभी भाई भी मर गए थे। इसके बाद नाई ने कहा कि भाइयों के मरने के बाद मैंने लंगड़े और उसके पिता की सेवा की। इनकी सेवा करने के बाद भी ये मुझसे घृणा करते रहे। इस बात का मुझे बहुत दुख है। इसके बाद भी इनको खोजता हुआ मैं काशगर आ गया। नाई की कहानी सुनाने के बाद दर्जी ने काशगर के राजा से कहा कि नाई की कहानी के बाद हम लोगों ने भाईजन किया और मैं अपनी दुकान आ गया। शाम को जब मैं अपने घर वापस जाने लगा तो देखा कि यह कुबड़ा नशे की हालत में दुकान के सामने बैठा है और कुछ गा बजा रहा है। उस पर दया करके मैं उसे अपने घर लेकर आ गया। मेरी पत्नी ने भोजन में मछली परोसी। हम सभी भोजन करने लगे। जब कुबड़े ने मछली खाना शुरू किया तो बिना कांटे निकाले ही खाने लगा। मछली का एक बड़ा कांटा कुबड़े के गले में फंस गया। मैंने कांटा निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक कुबड़े की मौत हो चुकी थी। इसके बाद मैं चुपचाप उसकी लाश हकीम के दरवाजे से टिकाकर भाग गया। इतना कहकर दर्जी ने कहा कि महाराज, इसके बाद की सारी बात आपको मालूम ही है कि हकीम ने उसे मरा समझा और व्यापारी के गोदाम में फेंक दिया, जहां पर व्यापारी से उसे चोर समझा और उसकी पिटाई कर दी। उसने समझा कि शायद मेरे मारने की वजह से इसकी मौत हो गई है, तो उसने कुबड़े को एक दुकान से टिकाकर खड़ा कर दिया। महाराज, मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी है। इसके बाद जैसा आपका हुक्म हो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने दर्जी की बात सुनकर अपना आदेश दिया कि तीनों लोग बेकसूर हैं, लेकिन उन्हें तब छोड़ा जाए जब नाई यहाँ आएगा। इसके बाद बादशाह ने आज्ञा दी कि नाई जो कि इसी शहर में है उसे दरबार में लाया जाए और उसके आने के बाद कुबड़े की लाश का अंतिम संस्कार कर
तीनों को छाड़ दिया जाए। आदेश पाते ही नौकर कुछ देर में नाई को दरबार में लेकर आ गए, जो कि लगभग 90 साल का था। इसकी बर्फ जैसी सफेद बड़ी दाढ़ी, मूछें और लटके हुए कान को देखकर राजा को हंसी आ गई। राजा ने कहा कि मैंने तुम्हारी कहानियों की बहुत तारीफ सुनी है। मेरी इच्छा है कि कुछ कहानियां मैं भी तुम्हारे मुंह से सुनूं। राजा की बात सुनकर नाई ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि राजा, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके पहले अगर आपका आदेश हो तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? राजा ने हाँ में सिर हिलाया। तब नाई ने कहा कि महाराज, यहाँ पर ये दर्जी, हकीम और इतने सारे लोग क्यों जमा हुए हैं? और यह कुबड़ा ऐसे क्यों सो रहा है? राजा ने कहा कि तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना? नाई ने कहा कि महाराज, मैं कुछ सुनाऊंगा तो कुछ सुनना भी चाहता हूँ। राजा एक फिर नाई की बात सुनकर हंसने लगे और उसने दर्जी, हकीम और कुबड़े के बारे में सारी बात बता दी। इसके बाद नाई ने कहा कि महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस कुबड़े को देखना चाहता हूँ। राजा ने नाई को आज्ञा दे दी। आज्ञा मिलने पर नाई कुबड़े के पास जाता है और उसके शरीर को एक हकीम के जैसे जांचने लगता है। जांच करते हुए अचानक से वह जोर जोर से हंसने लगता है और ये भूल जाता है कि उसके सामने राजा बैठे हुए हैं। सभी को लगता है कि बुढ़ापे के कारण शायद यह पागल हो गया है, जो राजा के सामने हंसे ही जा रहा है। तभी राजा ने नाई से पूछा कि आखिर आपके इस प्रकार हंसने का कारण क्या है? नाई हाथ जोड़कर राजा से कहता है कि महाराज, ये कुबड़ा मरा नहीं है। आप कहें तो मैं ये साबित कर सकता हूँ। तब राजा ने एक फिर नाई को आज्ञा दे दी। नाई ने अपने झोले में से एक तेल की बोतल निकाली और कुबड़े के हाथ पर और गले पर लगाकर मलने लगा। फिर एक छोटा सा चिमटा कुबड़े के मुंह में डालकर मछली के कांटे को निकाल देता है। थोड़ी देर बाद कुबड़े ने अपने हाथ पैर हिलाए और जोर से सांस लेते हुए उठकर बैठ गया। दरबार में बैठा हुआ हर कोई चौंक गया। राजा ने खुश होकर आदेश दिया कि सभी कहानियों को लिखकर शाही पुस्तकालय में संभाल कर रखा जाए। साथ ही दर्जी, हकीम और व्यापारी को इनाम देकर विदा किया जाए। साथ ही यह भी आज्ञा दी कि नाई को मासिक वेतन पर दरबार में कहानियां सुनाने के लिए रख लिया जाए। इस प्रकार से शहरजाद, जो मंत्री की बेटी थी, उसने पूरी कहानी कही और चुप हो गई। कहानी को सुनकर दुनियाजाद बेहद खुश हुई और उसने कहा कि यह कहानी तो बहुत ही रोचक थी। मुझे लगा कि कुबड़ा मर गया होगा, लेकिन नाई की बुद्धिमानी ने उसे बचा लिया। इसके साथ ही हिंदुस्तान के राजा शहरयार ने कहा कि मैं भी इस कहानी से बहुत प्रभावित हुआ, खासकर लंगड़े और नाई की कहानी को सुनकर। शहरजाद ने कहा कि यदि महाराज की आज्ञा हो और मुझे मृत्युदंड ना दे तो मैं भी बका के बेटे अबुल हसन की और खलीफा हारून रशीद की प्रेमिका शमसुन्निहार की कहानी सुनाना चाहूंगी, जो इस कहानी से भी ज्यादा मनोरंजक है। उस कहानी को सुनने की इच्छा की वजह से महाराज ने उस दिन भी शहरजाद को नहीं मरवाया। वह पूरे दिन दरबार में बैठा राज्य के काम में लगा रहा और जैसे ही रात हुई, वह आकर शहरजाद के साथ ही सो गया। अगली सुबह दुनियाजाद ने शहरजाद को जगाया और कहा कि जिस कहानी के बारे में तुमने कल कहा था, अब वह कहानी सुनाओ। इसके साथ ही शहरयार की नींद भी खुल गई और वह भी कहानी सुनने के लिए उत्सुक हो गया। इसके बाद शहरजाद ने अपनी कहानी शुरू की। शहरजाद की कहानी किस प्रकार ज्यादा खास थी, ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें।